हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे नियोजन विकास की राजनीति, जिसे हम पहला टॉपिक देखेंगे राजनीतिक फैसले और विकास किस तरीके से लिए जाते हैं। राजनीतिक फैसले में क्या क्या अहम भूमिका निभाती है और विकास में राजनीतिक फैसले कैसे कार्य करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला आप जब पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट में, इसमें यही देखेंगे कि इस बात की हम अच्छे से जानते हैं कि विश्वव्यापी मांग बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से इसकी मांग दिन पे दिन बढ़ रही है। तो जब हम इस एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि उड़ीसा में जो है लो एस का विशाल भंडार था। लो एस का अर्थ है कि जिससे लोहा बनाया जाएगा, वो बड़ी मात्रा में जो है उड़ीसा में मौजूद था। तो उड़ीसा में जब ये लो एस पाया गया तो ऐसा माना गया ऑफकोर्स कि इसका मतलब दोहन किया जाना चाहिए। दोहन का अर्थ है कि इसकी खुदाई की जाएगी और खुदाई के थ्रू जो है लो एस का इस्तेमाल किया जाएगा, उसको निकाला जाना चाहिए। उड़ीसा की राज्य सरकार ने लो अयस्क की अप्रत्यक्ष मांग को भुनाना चाहा। उड़ीसा की सरकार ने ये सोचा कि जब हम ये लो अयस्क हैं, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो भुनाने का मतलब ये है कि इसकी डिमांड को पूरा किया जाना चाहिए। इसी वजह से उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या करा, अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं के साथ, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इस्पात बनाते हैं उन लोगों के साथ में, साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर के जो इस्पात निर्माता थे जो इंडिया के थे, उनसे भी उन्होंने बात करना शुरू कर दिया। सहमति पत्र पर उनसे हस्ताक्षर भी करा लिए कि उनसे हस्ताक्षर कर दिए कि आप यहाँ से खुदाई कर सकते हैं। सरकार सोच रही थी कि इस राज्य में जरूरी पूंजी निवेश भी हो जाएगा। गवर्नमेंट ने इसको इसलिए भी परमिट दे दिया कि ठीक है, लोग इसकी मांग तो लंबी है ही, साथ ही साथ इससे होगा ये कि राज्य में जो है पूंजी निवेश बढ़ जाएगा, मतलब लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, खुदाई जहाँ पर रोजगार के अवसर पैदा हो जाएंगे। इसीलिए तो लो एस के ज़्यादातर भंडार उड़ीसा के सर्वाधिक अविकसित। और जब हम बात करते हैं कि लो एस उड़ीसा में कहाँ मौजूद था, तो लो एस के जब हम बात करते हैं तो ये उड़ीसा के उन राज्यों में स्थित है जहाँ पर कि विकास बहुत अधिक मात्रा में नहीं पहुँचा था। इवन वो इलाके बिल्कुल ही अविकसित थे। अविकसित होने का अर्थ ये होगा कि वहाँ पर आदिवासी लोग रहते थे, अधिक संख्या में वहाँ पे आदिवासी लोग मौजूद थे। अब आदिवासियों को इस बात का डर था कि अगर उद्योग होगा, यहाँ पर उद्योग स्थापित किए जाएंगे या फिर यहाँ पे संसाधन का दोहन किया जाएगा, तो इस वजह से उन्हें एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होना पड़ेगा, उन्हें ये जगह खाली करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से उनकी रोज़मर्रा की आवश्यकताएं तो अफेक्टेड होगी, साथ के साथ उनकी आजीविका भी छिन जाएगी, जीने का सहारा छिन जाएगा। इसी वजह से पर्यावरण के जो लोग थे, इन्वायरमेंटलिस्ट कह सकते हैं, जो पर्यावरण के बारे में सोचते हैं, उन लोगों का ये मानना था कि इससे ऐसा भी हो सकता है कि खनन से जो है उद्योग स्थापित जब कर दिए जाएंगे तो खनन से काफ़ी प्रदूषण होगा और वो पर्यावरण को हानि पहुंचाएगा। केंद्र सरकार को लगता है कि अगर उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी गई तो इससे, और केंद्र सरकार को लगा कि अगर हमने इसको अलाउड नहीं किया इस दोहन को, तो इससे होगा ये कि उद्योग लगाने की जो अनुमति है, इससे बुरा मैसेज जाएगा पूरे इंडिया में कि आप जो है एक विकास के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। तो बस एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से विकास और पर्यावरण के मुद्दे शामिल हो जाते हैं, एक इशू क्रिएट कर देते हैं, एक विवाद उत्पन्न हो जाता है इनके बीच में। ऊपर के उदाहरण क्या है मुद्दे। नेक्स्ट बात करते हैं राजनीतिक टकराव। राजनीतिक टकराव की बात की जाती है, इसमें उन बातों की चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से हम अलग अलग समूहों में तुलना देखते हैं, उनकी टकराव की बात करते हैं, किस तरीके से क्या क्या समस्याएं आती है। इन सवालों के जवाब कोई विशेषज्ञ नहीं दे सकता। इस तरह के फैसलों में एक सामाजिक समूह के हितों को दूसरे सामाजिक समूह के हितों की तुलना में तौला जाता है। साथ ही मौजूदा पीढ़ी के हितों और आगे आने वाली पीढ़ियों के हितों को भी लाभ हानि की तुलना पर मापा जाता है। अब देखो, जो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको या बुक में जो दे रखा है, अब इसका यही कहना है कि अब जब हम इसकी बात करते हैं तो दिक्कत ये आती है कि अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि हम किस हित की बात करें, विकास की बात करें या फिर उन अर्थशास्त्रियों की बात करें या फिर उन आदिवासियों की बात करें, हम किसकी बातें ज़्यादा करें। तो ऐसे डिसीजन जब लिए जाते हैं, हम कैसे डिसीजन लेते हैं कि अभी की जो पीढ़ी है और जो आगे आने वाली पीढ़ी है, किसको अधिक लाभ होगा, किसी को लाभ होगा भी कि नहीं होगा, और जब समूह को देखा जाएगा तो दोनों में से किसके हित सर्वोपरि है, इसको देखा जाता है, उसके बाद ही निर्णय किए जाते हैं। इसके बाद कम से कम इन फैसलों पर विषय की स्वीकृति की मुहर जरूर होनी चाहिए। अब देखो, कोई भी डिसीजन लेता है तो ऐसा नहीं है कि सरकार बस अपनी मर्जी से उसका जो डिसीजन है वो ले लेती है, नहीं, वो इसके लिए क्या करती है, अलग अलग लोगों से बात करती है, जिनमें कुछ अर्थशास्त्री हो सकते हैं, पर्यावरण के लोग हो सकते हैं, खनन वाले लोग हो सकते हैं, तो ये सब बताएं कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है। लेकिन हाँ, इन सब में एक बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसका जो आखिरी निर्णय होगा वो ऑफकोर्स जनता के द्वारा होगा। जनता के द्वारा कैसे होता है, सरकार जो निर्णय लेती है उसे ये माना जाता है कि वो जनता का प्रतिनिधित्व है। इसका अर्थ ये होगा कि वो जनता की ही बातें वहाँ पर दोहरा रहा है। तो आज़ादी के बाद ऐसे कई समस्याएं इंडिया के पास आई कि हमें किस बात में काम करना चाहिए, किसके लिए ज़्यादा काम करना चाहिए। हम इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम एक विजन के बारे में सोच लें कि हमें किसके ऊपर ज़्यादा काम करना है, तो वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा और ज़्यादा सही रहेगा आपके निर्णय लेने की शक्ति के लिए। इस बात पर भी सहमति थी कि इस मामले को व्यवसाय, उद्योगपति और किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार को इस मामले में
मसले में प्रमुख भूमिका निभानी थी। तो इस तरीके से हर जो डिसीजन लिया जाता है उसमें सरकार ही एक अहम भूमिका अदा करती है। विकास की धारणाओं की बात करते हैं। विकास की धारणाओं की बात करेंगे तो यहाँ पे विकास की धारणा कैसे होगी, विकास की धारणा किस तरीके से बनती है, कैसे बनाई जाती है, इन पर चर्चा करेंगे हम। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, उड़ीसा के उदाहरण से हमें पता चलता है कि इतना कह देने भर से बात नहीं बनती कि हर कोई विकास चाहता है। जनता के विभिन्न तबकों के लिए विकास का अर्थ अलग अलग होता है, सबके लिए विकास अलग अलग होगा। हो सकता है उन आदिवासियों के लिए ये विकास होगा कि उनको वहीं बैठे आसानी से जो है भोजन की आवश्यकताएं पूरी हो सके, या फिर उनको वहीं पर शिक्षा मुहैया करा जा सके। और किसी शहर में रहने वाले व्यक्ति के लिए विकास का अर्थ ये होगा कि उसको अपने ऑफिस तक के ट्रांसपोर्ट ईजिली मिल जाए, या फिर सड़कों में समस्याएं ना हो। तो सभी के लिए विकास का जो उदाहरण होता है या परिभाषा होती है वो अलग अलग हो सकती है। उद्योगपति के लिए वही विकास की अवधारणा अलग होगी, वही अगर हम किसानों की बात करें तो उसकी अवधारणा कम्प्लीटली अलग होगी। बस यही इसमें बताने की कोशिश कर रही है। मिसाल के लिए इस्पात संयंत्र बैठाने की योजना बना रहे उद्योगपति इस्पात के किसी शहरी उपभोक्ता और इस्पात संयंत्र के लिए प्रस्तावित इलाके में रह रहे किसी आदिवासी के लिए विकास का अर्थ अलग अलग होगा। इस कारण विकास से जुड़ी कोई भी चर्चा विवादों से परे नहीं है। आज़ादी के पहले के दशक में इस सवाल पर खूब बहसें हुई। अब जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास की जब भी बात की जाती है हमें हमेशा पश्चिम की अवधारणा दिखती है। पश्चिम की अवधारणा का अर्थ है कि जिसमें यूएस यूके जैसे देश आते हैं। तो इसमें क्या है, विकास का पैमाना बिल्कुल पश्चिमी मान लिया गया है, जिसका अर्थ ये है कि विकास का अर्थ ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक होने का अर्थ है पश्चिमी उद्योगीकरण की तरह होना। माना जाता था कि पश्चिमी मुल्कों की तरह हर देश को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। अब देखो, जब हम विकास की बात करते हैं, विकास में पश्चिमी देशों की बात करते हैं। जब पश्चिमी देशों की बात करते हैं उसका अर्थ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक होंगे। आधुनिक का अर्थ मॉडर्नाइज होंगे, और मॉडर्नाइज होने के क्रम में ये होगा कि आप अधिक से अधिक उद्योगों को अपनाएंगे, औद्योगिक कार्य करेंगे। इसी को जो है विकास की अवधारणा कहा जाएगा। अब नेक्स्ट आपकी हेडिंग आती है नियोजित विकास की राजनीति। नियोजित विकास की राजनीति जब आती है तो इसका अर्थ ये होता है कि आप विकास करना चाहते हैं, ये सच है, लेकिन विकास के लिए भी आपको कोई एक मॉडल अपनाना पड़ेगा कि आप किस तरीके से विकास चाहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास दो उदाहरण आते हैं, एक तो समाजवाद, दूसरा आता है हमारे पास पूंजीवाद। क्योंकि दोनों ही विकास करना चाहते हैं, दोनों का ही एक जो अंतिम जो है कह सकते हैं अंतिम पड़ाव जो है वो है विकास करना ही है। तो ऐसे में किस रणनीति को अपनाया जाए। तो आधुनिकीकरण को समृद्धि, भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक तर्कबुद्धि का पर्याय माना जाता था। देखो, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आधुनिकीकरण की जब हम बात करते हैं इसका अर्थ ये होता है कि यहाँ पर आपके पास अधिक पैसे होंगे। जिस देश में अधिक पैसे होंगे, भौतिक प्रगति मतलब कितना सामान अधिक से अधिक खरीद सकते हैं, साथ ही साथ वैज्ञानिक तर्कबुद्धि जहाँ पर होगी वो सब कुछ जो है नियोजित विकास एक विकास का पर्याय है। आधुनिकीकरण है वो एक तरीके से आपका, कि वहाँ के लोग इन सब चीज़ों को कितना अफोर्ड कर सकते हैं। अब इन्हीं श्रेणी पर हमने देशों को जो है 3 आधारों पर बांटा है, विकसित देश, विकासशील देश और अविकसित देश। अब जब विकसित देशों की बात करते हैं तो इसमें यूएसए, यूके जैसे देश आते हैं। अब विकासशील देशों की बात करते हैं इसमें इंडिया, चाइना जैसे देश आते हैं। और अगर मैं अविकसित का उदाहरण दूँ तो इसमें साउथ अफ्रीका या फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ आती हैं, मेनली जो गरीब देश होते हैं। तो आज़ादी के वक्त की जब हम बात करते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि आज़ादी वक्त क्या क्या हमारे पास विकास की अवधारणा उभरी। तो हमारे पास विकास के 2 मॉडल थे जो मैंने आपको पहले ही बताया। उदारवादी मॉडल एक हमारे पास था जिसे यूरोप के अधिकतर हिस्सों में अपनाया गया था, खासकर अमेरिका द्वारा अपनाया गया। दूसरा हमारे पास था समाजवादी मॉडल जिसे सोवियत संघ द्वारा अपनाया गया था। और आप इन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं अगर आपको शॉर्ट में बताना चाहूँ तो मैं आपको ये बता रही थी। उदारवादी पूंजीवादी जो अवधारणा है, मॉडल है, वो ये कहता है कि अधिक से अधिक जो है निजी संपत्ति होनी चाहिए और सरकार का इस पर कम से कम नियंत्रण होना चाहिए। और जब हम समाजवाद की बात करते हैं, समाजवाद में ये कहा जाता है कि इसमें जो है अधिक नियंत्रण जो है सरकार का होगा और निजी संपत्ति कम से कम होगी। सारी चीज़ें यहाँ पर सरकार ही डिसाइड करेगी। इसके बावजूद अगर आपको इसमें डाउट लगता है तो मैंने एजुकेशन क्लासेस के चैनल पे ही और वीडियोस डाले हुए हैं। इससे पहले एक और पार्ट है, इंट्रोडक्शन पार्ट, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा, वो क्लियर हो जाएगा। अब एक बात क्लियर थी जब हमारे डिसीजंस लिए जा रहे थे कि हमें किस तरह की विकास को अपनाना चाहिए, तो एक बात बहुत क्लियर हो गई थी कि हमें बिल्कुल अंग्रेज़ों की तरह कार्य नहीं करना है कि हम सिर्फ एक डायरेक्शन में काम करते जाएंगे। नहीं, हमें इस तरीके से व्यापारिक रणनीति अपनी बनानी है कि इससे देश का भी भला हो और दूसरे लोगों का भी व्यापारिक हित जो है उनकी पूर्ति हो। आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही बात साफ हो गई थी कि गरीबी मिटाने और सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण के काम का मुख्य जिम्मा सरकार का होगा। तो इस टाइम पे ही हमने डिसाइड करे थे आज़ादी मिलते ही कि गरीबी खत्म करनी है या फिर सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण करना है। पुनर्वितरण करते हैं कि सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं
उनको एक स्टेज पे लेकर आना, उनको सबको समान करना है। उसका सब कुछ जो करने का तरीका होगा या उसके लिए जो जो निर्णय लिए जाएंगे वो सब सरकार लेगी। और इनका ये मानना था कि हम कृषि के विकास के साथ साथ उद्योगों का भी विकास करेंगे। अब इन सब में बेशक कितनी ही समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी हमने जो है विकास का काम निजी हाथ में नहीं सौंपा था। हमने ये कहा कि जो भी विकास करना होगा वो स्वयं सरकार ही करेगी, उसके अलावा इसका कोई कार्य कोई किसी और द्वारा नहीं किया जाएगा। तो जब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए या फिर जब इसकी योजना बनाई जानी है, तो इसका जो है 1940s और 50s के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला था कि हमें जो है अर्थव्यवस्था को पुनर्निर्माण करना चाहिए, वापस से सबको शुरू करना चाहिए। लेकिन 19 यूरोप की जो महामंदी आई थी उसमें हमने ये देख लिया कि अगर जापान और जर्मनी ने युद्ध की विविधता झेलने के बाद अपनी अर्थव्यवस्था फिर खड़ी कर ली, सोवियत संघ 1930-40 के दशक में भारी कठिनाई की भी शानदार पड़ी। इन सारी बातों के कारण नियोजन के पक्ष में दुनिया भर में देखो, अब यहाँ पे क्या है, नियोजित विकास की राजनीति की बात की जा रही है। नियोजित विकास की राजनीति का अर्थ ये होता है कि आप पहले ही योजना बना लें कि आपको इस पे कार्य करना है, इस विषय पे कार्य करना है इस इतने समय तक, और आप उसी के लिए कार्य करेंगे उस समय तक, और आपका अधिक से अधिक धन भी जो है उसी पे खर्च होगा। तो ये होता है आपका नियोजित विकास। तो जब हम बात करते हैं लगभग 1930 के दशक में जो है यूरोप में महामंदी आती है, जिसकी चपेट में सोवियत संघ भी रहता है। तो 1940-30 के दशक में हम ये देखते हैं कि सोवियत संघ वापस ही अपने आप को रिकवर भी कर लेता है, अपनी उसकी आर्थिक प्रगति ठीक हो जाती है। तो इससे ऐसा लगता है कि शायद नियोजित विकास की राजनीति है वो बहुत सही है, इसको ही अपनाया जाना चाहिए। तो जब हम नियोजित विकास की राजनीति की बात करते हैं तो ये ऑफकोर्स यूएसएसआर से ही लिया गया इसी कारण से। भारत में ऐसा नहीं हुआ। 1940 में उद्योगपति का एक तबका एकजुट हुआ जब हाँ, ये बॉम्बे प्लान काफ़ी इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स से पूछा जाता है। 1940 में उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट हुआ। इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। सरकार उद्योग और अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। देखो, जब हम बॉम्बे प्लान की बात करते हैं पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा कि बॉम्बे प्लान आया कब। यह आता है 1944 में। कौन लेकर आया? उद्योगपति लेकर आया। उद्योगपति ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया। उन्होंने ये कहा कि पहले तो हमें नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए चलाना है। इसके लिए उन्होंने एक प्रस्ताव दिया, गवर्नमेंट को दिया कि आप इसके लिए कार्य कीजिए। इसी को बॉम्बे प्लान कहा गया। बॉम्बे प्लान की बात की जाती है, उनका ये कहना था कि सरकार को जो है औद्योगिकरण पर, आर्थिक निवेश के क्षेत्र में जो है काम करना चाहिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए कार्य किए जाने चाहिए। तो ये था नियोजित विकास की राजनीति के बारे में जो आज मैंने पढ़ाया। इसमें आपका मेनली अभी तक जो है इम्पॉर्टेंट वो है बॉम्बे प्लान, वो इम्पॉर्टेंट है। दूसरा आपको ये याद रखना चाहिए कि हमारे पास विकास के कौन से मॉडल मौजूद थे। तीसरी चीज़ आपको ये इसमें याद रखनी चाहिए, 1 मार्क्स में इम्पॉर्टेंट है, कि भारत ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया है। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 1 मार्क्स में बहुत पूछा जाता है। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एजुकेशन क्लासेस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।